मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर संगीता चित्रकोटी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, कोकण एजुकेशन सोसाइटी का लक्ष्मी शालिनी महिला महाविद्यालय पेझारी। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी खुशहाल होंगे। आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको यदि मेरा ये व्याख्यान पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो आगे मेरे जो वीडियो आते रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और यदि आप इस टॉपिक के नोट्स चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट डॉक्टर संगीता चित्रकोटी इसको विजिट कर सकते हो। पिछली वीडियो में हमने भाषा का स्वरूप और भाषा की परिभाषा इस पर विस्तार से विवेचन किया था। आज हम देखेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा की परिभाषाओं में हमने देखा कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने भाषा की विशेषताओं पर भी अपने मत व्यक्त किए हैं। भाषा की विशेषताओं को हम पीपीटी के द्वारा देख सकते हैं। भाषा की पहली विशेषता है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोग समझते हैं भाषा पैतृक संपत्ति है, अर्थात पिता की भाषा पुत्र को अपने आप संपत्ति की तरह मिल जाती है। इसका स्पष्टीकरण या इस विधान का खंडन करने के लिए पुष्टि के रूप में हम एक उदाहरण देख सकते हैं। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1 या 2 वर्ष की आयु में फ्रांस में पाला जाए तो बड़ा होने के बाद वह लड़का हिंदुस्तान की कोई भाषा नहीं बोलेगा और समझेगा भी नहीं। वह केवल फ्रेंच भाषा ही बोलेगा और समझेगा, यानी कि उसकी मातृभाषा फ्रेंच ही होगी, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच भाषा से युक्त ही वातावरण रहता है। इसीलिए 2 साल की अवस्था से बच्चा फ्रेंच भाषा की ध्वनि और शब्दों से परिचित हो जाता है। हिंदुस्तान की हिंदी और अन्य भाषाओं से वह अपरिचित ही नहीं बल्कि कुंवारा रह जाता है। अगर भाषा पैतृक संपत्ति होती तो वह बच्चा फ्रांस में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में उसे रखा जाता तो वह हिंदुस्तान की ही भाषा बोलता, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए यह स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा की दूसरी विशेषता है, भाषा अर्जित संपत्ति है। ऊपर दिए उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने चारों ओर के वातावरण से, परिस्थिति से और समाज से ही मनुष्य भाषा सीख लेता है। इसीलिए तो भारत में जन्मा और फ्रांस में पाला गया बच्चा हिंदुस्तान की हिंदी या हिंदुस्तान की अन्य कोई भी भाषा बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके चारों ओर फ्रेंच भाषा से ही युक्त वातावरण रहता है और उसी वातावरण से तथा समाज से वह एक एक शब्दों का अर्जन करके भाषा सीख लेता है। इसीलिए कहा जाता है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा की तीसरी विशेषता है, भाषा सामाजिक वस्तु है। ऊपर हमने
भाषा को अर्जित संपत्ति कहा है, तब एक सवाल सामने उपस्थित हो जाता है कि कोई व्यक्ति भाषा का अर्जन कहाँ से करता है? उत्तर है समाज से। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा आरंभ से लेकर अंत तक समाज से संबंधित है और समाज से ही विकसित होती रहती है। सारांश यही कि भाषा का विकास समाज में होता है और अर्जन भी समाज से ही होता है। भाषा का प्रयोग भी समाज में समाज के लिए ही होता है, इसलिए भाषा को हम सामाजिक संस्था भी कह सकते हैं। भाषा की चौथी विशेषता है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ऊपर के विवेचन में हमने भाषा का अर्जन और समाज का निकटतम संबंध बतलाकर चर्चा की है। उसी विवेचन को मध्य रखकर विचार किया जाए तो एक सवाल उठता है कि भाषा का अर्जन तो समाज से होता है, लेकिन कैसे? जवाब है, हम भाषा अनुकरण द्वारा सीखते हैं। उदाहरणार्थ, छोटे बच्चे के सामने माँ अपनी तुतली बोली में बोलती है दूध, पापा, बाबा आदि। बच्चा वो शब्द सुनता है और धीरे धीरे खुद उन्हीं शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करता है। इसीलिए प्रसिद्ध तत्ववेत्ता अरस्तु कहता है, अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा को भी सीखने में उस गुण का उपयोग करता है। भाषा की पांचवी विशेषता है भाषा परंपरागत है। व्यक्ति उसका अर्जन करता है, उसे उत्पन्न नहीं करता। समाज में भाषा परंपरा से चली आई है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भाषा का अर्जन परंपरा और समाज से करता है। हम यह मानते हैं कि कोई व्यक्ति भाषा में परिवर्तन कर सकता है, किंतु भाषा उत्पन्न नहीं कर सकता। इस विवेचन में उन भाषाओं का विचार नहीं किया जाएगा जो व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए बनाई जाती हैं, जैसे सांकेतिक भाषा, गुप्त भाषा आदि। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तब हम दोस्तों की एक अलग सी भाषा थी। हम मराठी भाषा में र और फ डालकर बोलते थे और ये हमारी गुप्त भाषा हम आपस में बोलते थे। इसका प्रयोजन ये था कि हम बच्चों का जो टॉप सीक्रेट है वो टॉप सीक्रेट बड़ों को पता न चले। मतलब हम दोस्तों ने अपनी सुविधा के लिए वो सांकेतिक भाषा बनाई हुई थी। ऐसी भाषाओं का प्रयोग समाज में नहीं किया जाता। अतः हम कह सकते हैं कि जो भाषा समाज में प्रचलित होती है उसका जनक है समाज और जननी है परंपरा। भाषा की अगली विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। यह संसार जो है स्वतः परिवर्तनशील है। इस संसार में हर एक वस्तु परिवर्तनशील है। देखिए ना, कोई भी वस्तु देखिए, वह उत्पन्न होती है, उसका विकास होता है और फिर बाद में उसका लय भी होता है। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त भाषा भी इसी स्टेप से गुजरती है। अर्थात यह भाषा
परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। भाषा मौखिक होती है, उसका लिखित रूप मौखिक भाषा पर ही निर्भर होता है। मौखिक भाषा अनुकरण पर आधारित होने पर भी दो आदमियों की भाषा एक जैसी नहीं होती। मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी तो है ही, लेकिन फिर भी अनुकरण करने में सभी लोग पूर्ण नहीं होते, क्योंकि मनुष्य में मानसिक और शारीरिक भिन्नता होती है, इसलिए अनुकरण समान नहीं होते। आप देख सकते हैं या आप निरीक्षण कर सकते हैं, दो हिंदी बोलने वाले लोग, उनका आप सुनिए, उनके उच्चारण में, बोलने के तरीके में, शैली में आपको परिवर्तन दिखेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि किन्हीं दो लोगों का अनुकरण समान नहीं होता। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी भिन्नताएं भाषा में आती है और ये भिन्नताएं भाषा में परिवर्तन करती हैं। उसी प्रकार से बाहरी प्रभाव से भी भाषा में परिवर्तन होता है, उसमें निरंतर वृद्धि भी होती है। भाषा परिवर्तन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहले हम गृह शब्द का इस्तेमाल करते थे, संस्कृत में वही शब्द था गृह, लेकिन गृह की जगह अब घर शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण है, कृष्ण का हमने कान्हा कर दिया। पहले शब्द सर्प था, हमने सांप कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। कर्ण का कान, दुग्ध का दूध। भाषा की परिवर्तनशीलता को देखने के लिए हम हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है, उस विकास क्रम को भी देख सकते हैं। जैसे लौकिक वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि। भाषा की अगली विशेषता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। मनुष्य द्वारा बनाई गई हर वस्तु का अंतिम स्वरूप हो सकता है। फूलों का अंतिम स्वरूप हो सकता है, पौधों का अंतिम स्वरूप हो सकता है, लेकिन भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अर्थात हम यह नहीं कह सकते कि अमुक भाषा है जो यहाँ शुरू हो गई और यहाँ खत्म हो गई। अर्थात भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। हाँ, जो मृत भाषा होती है उसका अंतिम रूप अवश्य होगा, परंतु जीवित भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। जीवित भाषा का महत्वपूर्ण पहलू है अस्थैर्य और परिवर्तन। भाषा की अगली विशेषता है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। हर भाषा की अपनी एक निश्चित सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत उसका प्रचलन होता है और वास्तविक क्षेत्र भी होता है। निश्चित की हुई सीमा के बाहर भाषा परिवर्तित हो जाती है या भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है। अर्थात वहाँ दूसरी भाषा की सीमा प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक राज्य शुरू हो जाता है तो वहाँ मराठी भाषा की सीमा खत्म होती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का प्रचलन दिखाई देता है। अर्थात प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। उसके बाद भाषा की अगली विशेषता है, भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। जिस प्रकार भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, उसी प्रकार भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। अर्थात प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से शुरू होती है और किसी निश्चित काल तक वह चलती है। उदाहरणार्थ प्राकृत भाषा का प्रचलन
पहली शती से 500 ईस्वी सन तक माना जाता है। भाषा की अगली विशेषता की ओर हम आएंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। कोई दो भाषाओं का ढांचा एक जैसा नहीं होता। उनके ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि में अंतर अवश्य देखा जाता है। यही अंतर उनकी अलग स्वतंत्र सत्ता को स्पष्ट करता है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, अंग्रेजी का एक वाक्य है, रामा इज ए गुड बॉय। वाक्य का जो क्रम है वो देखिए, इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, इस अनुक्रम में वाक्य बना है। उसी वाक्य का हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, राम अच्छा लड़का है। अब इसका क्रम देखिए आप, कर्ता, कर्म, क्रिया। हिंदी में या मराठी में क्रिया अंत में आ जाती है, अंग्रेजी में क्रिया बीच में कर्ता के बाद आती है। अर्थात अंग्रेजी तथा हिंदी मराठी में वाक्य रचना का जो क्रम है वह बदल जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा की अपनी संरचना होती है। भाषा की अगली और महत्वपूर्ण विशेषता की ओर हम आएंगे। भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। सभी भाषाओं के इतिहास ने स्पष्ट कर दिया है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मनुष्य का यह जन्मजात एवं स्वाभाविक गुण है कि वह कम से कम प्रयास में अधिक लाभ उठाना चाहता है। इस गुण के कारण भाषा सरल हो जाती है। इसी कम प्रयास और अधिक लाभ के कारण अगर किसी का नाम सत्येंद्र हो तो उसका उच्चारण हम सत्येंद्र करते हैं, बाद में सतेन करते हैं। इतना ही नहीं, एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि सतेन का केवल सत्या रह जाता है। अर्थात जिस तरह मनुष्य अपने श्रम में सुविधा चाहता है, अपने श्रम को कम करना चाहता है, उसी प्रकार वो मुख सुख भी चाहता है, बोलने के कष्ट को भी वह कम करना चाहता है। जिस तरह मनुष्य चलते समय भी शॉर्टकट चाहता है, उसी तरह वह बोलने में भी शॉर्टकट चाहता है। इसी कारण भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। भाषा की अगली विशेषता है, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की उत्पत्ति पर खोजबीन करके अपने विचार उपस्थित करते वक्त कहा है कि भाषा आरंभ में स्थूल थी, इसलिए सूक्ष्म भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए भाषा में सूक्ष्मता नहीं थी। आगे दिन ब दिन भाषा का विकास होने लगा और उसमें सूक्ष्म भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए गहराई प्राप्त की। इसीलिए आज की हिंदी की तुलना में कल की हिंदी और अधिक सूक्ष्म हो सकेगी। भाषा की महत्वपूर्ण अगली विशेषता है, भाषा एक प्राकृतिक और अविच्छिन्न रूप से युक्त होती है। भाषा परिवर्तनशील होने के साथ साथ निरंतर प्रवाहमय भी है। भाषा की तुलना हम नदी के साथ कर सकते हैं।
जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर आगे बढ़ती है, प्रवाहमयी होती है, उसी प्रकार भाषा भी प्रवाहमयी है। नदी आगे बढ़ते बढ़ते अपने आसपास के दोनों किनारों के जो गांव है, खेती है, पेड़ पौधे हैं, सबको अपना पानी छोड़ती हुई, सबको जीवन दान देती हुई आगे बढ़ती है। और साथ ही उसके प्रवाह में जो जो आएगा उसको साथ लेकर वह आगे बढ़ती है। उसी प्रकार भाषा भी आगे बढ़ते बढ़ते अपने कुछ शब्दों को पीछे छोड़ती है और संपर्क में आए हुए नए शब्दों को वह अपने साथ लेकर आगे बढ़ती हैं। इसीलिए कबीर ने कहा था, भाषा बहता नीर। भाषा जहाँ अपने कुछ प्राचीन शब्दों को छोड़ती चलती है, वैसे नवीन शब्दों को वह ग्रहण भी करती है। जैसे एक भाषा दूसरी भाषा के संपर्क में आती है, तब उसके प्रचलित शब्दों को ग्रहण कर लेती है और ये शब्द उसके प्रयोग प्रवाह में एक रूप होकर चलने लगते हैं। उदाहरणार्थ, जब हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आई तो लालटेन, अस्पताल, टिकट, स्पेशल, बक्सा आदि कई शब्दों को ग्रहण किया और ये शब्द हिंदी भाषा के अविभाज्य अंग बन गए। इसी तरह हिंदी भाषा के सहज एक अंग बनने वाले पुर्तगाली शब्द है अलमारी, अचार, कमीज, तौलिया आदि। भाषा की और भी अनेक विशेषताएं हैं। संक्षेप में हमने जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा यहाँ प्रस्तुत की है। धन्यवाद।